correctly or not, you have to submit a audit report. Yes, so a CA has to submit a report that net worth has been correctly calculated. Ma'am, why net worth? Your net worth is the cost of acquisition. So whether you have calculated this correctly or no, इसके लिए CA को audit report देना पड़ता है. Yes. ITR date, no, it's 31st November guys. Wait, ITR का date 31st November only for transfer pricing. I will come to the returns chapter and tell you. So here the due date is 30th September. कोई भी रिपोर्ट आपको जब भी CA को देना पड़ेगा वो 30th September ही होगा, टैक्स ऑडिट वाला ही ड्यू डेट. Yes. Now I am coming to an important amendment. कैपिटल गेन इन केस ऑफ ट्रांसफर, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 सेक्शन से रिलेटेड है. यस, तो आप इसको स्टार मार्क कर दीजिए. अमेंडमेंट 1 एंड अमेंडमेंट 3 को 3 स्टार्स, मुझे 3 4 5 6 स्टार्स चाहिए. यहाँ पे एक्सपेक्टेड इन एग्जाम. यस, सो दिस कैन बी एक्सपेक्टेड इन, लिखो अमेंडमेंट 1 पे भी लिखो एक्सपेक्टेड इन एग्जाम. एग्जाम में इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है, वेरी हाई. एग्जाम के व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है. अमेंडमेंट 3 एग्जाम के व्यू पॉइंट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये एग्जाम व्यू पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है. ओके, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड वेयर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू. ओके, नाउ वाई, ये यहाँ पे 3 सेक्शंस मिला के आ जाएगा. आईओएस का भी एक प्रोविजन यहीं पे कवर हो जाएगा. सो मैं आईओएस का भी चैप्टर इसके बाद तुरंत करने वाली हूँ. ज्यादा कोई अमेंडमेंट आईओएस में भी नहीं है. तो मुझे तो ऐसे लगता है कि लगभग May 21 का पेपर काफी प्रेडिक्टेबल होने वाला है, बिकॉज इस बार जो अमेंडमेंट्स है मेजर इंपॉर्टेंट, ऐसे ऐसे अमेंडमेंट्स है जो बहुत सालों से के बाद अमेंडमेंट्स आए हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है ना. प्लीज अंडरस्टैंड. Here, capital gain in case of transfer of immovable property. Here comes in section 43 CA. Now I'll tell you. Please understand. हाँ, मैं आपको बताती हूँ. When I sell, there is sale of immovable property. If anybody, the pen has started acting weird. If it is your capital asset, okay, if that's your capital asset, then there is capital gains, and I'm talking about sale. Okay, I'm talking about sale. Okay, now please understand. समझदार को इशारा काफी है. फाइनल वाला बच्चा तो ये सुनेगा तो खुद से अपनी गलती ढूंढ लेगा. कैपिटल एसेट और कैपिटल गेन्स में आएगा. और अगर ये कैपिटल एसेट नहीं है, this is a stock in trade, मतलब I'm dealing in this immovable property. What is it? It is my stock in trade, guys. What is stock in trade? I am a dealer of immovable property. Yes, I'm a builder and I'm selling immovable properties. जो है मैं उसका buying and selling करती हूँ. So I am a construction basically business में है. So if you are into a construction business, ये stock in trade जो है, yes, so this becomes your PGBP. Anything to do with stock in trade, guys, gives rise to business income. Anything to do with stock in trade gives rise to business income. Yes, yes, yes. So please understand, यहाँ आता है section 43 CA. Yes, so please, I think ये important है. इस टाइप का केस स्टडी वाले जो MCQ आते हैं. अच्छा एक बात मैम, केस स्टडी वाले MCQ, अरे 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 डरने का नहीं. जो प्रॉब्लम सॉल्व किए वो सारे केस स्टडी के फॉर्म में आ गए, तो वही 6 MCQ और क्या आने वाला है, बस दैट्स अ केस स्टडी. सो कंबाइंड आपको ये आ जाता है ना, केस स्टडी वाइज आ जाता है आपको. यस, सो प्लीज आई थिंक जिनको नोट करना है आप नोट कर सकते हैं. सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कैपिटल असेट अगर होगा कैपिटल गेन्स में आएगा तो सेक्शन 50 सी आता है. यस, तो जब भी आप असेट बेचते हैं तो आपके हैंड्स में प्रॉफिट आता है. असेट अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचते हो और ये आपका स्टॉक इन ट्रेड है तो पीजीबीपी आएगा, आपका इनकम आएगा. और अगर जो असेट आप बेचते हो ये कैपिटल गेन्स, कैपिटल असेट है तो कैपिटल गेन्स आएगा, सेक्शन 50 सी में आएगा. ये जो सेल कंसिडरेशन है, अयो हाँ, यहाँ पे बोला जाता है एक्चुअल सेल प्राइस लेने का. यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ है,
परेशान मत करो। एक्चुअल सेल प्राइस लेने का, उस पे 110% का लोडिंग करने का, एंड देन यू शुड कंपेयर दिस विथ एसडीवी। यस, तो अभी मैम ये पहले 105 था, यस दिस वाज 105, 105 को काट डालो और अभी अमेंडमेंट आया है 110 वाला। यस, तो हमने कितना लोडिंग करने को अलाउ किया है, मतलब 10% इधर उधर हो गया तो चल जाता है, 10% की छूट है, 10% इज मैनेजेबल एंड एडजस्टेबल। आई विल एक्सप्लेन यू दिस, I'll explain you this with the help of example. Same example will be there for 43 CA. Yes, this is again the same here. What you should do is take actual sale price, उसको 110 करने का, मैं एक एक्शन दिखाऊंगी, एक स्टेप दिखाऊंगी, उससे आपको याद रहेगा। फिर आएगा SDV, यस यस यस, फिर आएगा SDV। हाँ, देखेंगे आरटीपी का डिस्कशन करना होगा तो आई कैन डू आरटीपी का डिस्कशन ऑल्सो। यस, ना हाउ टू डू इट। सो यहाँ पे भी पहले क्या था मैम, 105% था, उसको काट डालो, 105 को काट डालो और 105 की जगह पे अब क्या आ गया गाइस, 105 की जगह पे अभी 110 आ गया। यस, नहीं ये लेक्चर प्राइवेट नहीं होने वाला, मैं रखने वाली हूँ आपके लिए। यस, डिड यू राइट दिस? सिमिलर चेंज इज देयर इन 56 to 10. What is 56 to 10? This is inadequate purchase of, okay, so that's purchase of immovable property. Yes, तो पहले यहाँ पे भी 5% डिफरेंस वॉज देयर। यस, तो यहाँ पे भी पहले 5% का लोडिंग अलाउड था, उसको काट के अभी क्या हो गया, 110 हो गया। तो ये कैसे चेक करते हैं मैम, अभी बताती हूँ। सो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये iOS में है। तो देखो एक ही प्रोविजन है लेकिन तीनों जगह आती है। यहाँ पे परचेजिंग का व्यू पॉइंट देखा जाता है। दिस इज iOS गाइस, दिस इज कैपिटल गेन्स एंड दिस इज PGBP। आई डोंट थिंक यू कैन अफोर्ड टू फॉरगेट दीज सेक्शंस। दिस इज 43 CA इन PGBP, 50 C इन कैपिटल गेन्स एंड 56 to 10 वो गिफ्ट वाला जो प्रोविजन है, receipts without consideration, that comes under 56 to 10. Okay, now pay attention and let's understand over here what happens. मैं बताती हूँ कैसे करना है। yes, यहाँ पे डिड यू राइट दिस, अयो किधर गया, हाँ डिड यू राइट दिस गाइज, हाँ आपने लिख लिया ये, क्योंकि मैंने 43 CA अलग से नहीं कवर किया, यहीं पे आपको बता दिया। सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर 50 C एज वेल एज फॉर गाइज 43 CA। yes, अयो this is applicable for 43 CA. Now let us understand. Where stamp duty value does not exceed 110 of sale consideration. Earlier it was 105%. I know that. Now let us see, मैम हम कैसे करेंगे। तो मेरा सेल प्राइस ये एक्चुअल सेल प्राइस है, दिस इज एक्चुअल। अब इनकम टैक्स ने SDV दिया है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन। अब इनकम टैक्स क्या करेगा सेल कंसिडरेशन, वो आइदर इट विल फॉलो सेक्शन 50 C इफ यू इट्स कैपिटल गेन्स, और इट विल फॉलो 43 CA, और इट विल फॉलो 43 CA इफ इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। करेक्ट? यस। सो प्लीज आप ध्यान दीजिए, चलो जल्दी जल्दी ध्यान दीजिए। हाँ, कीर्ति फ्रॉम अहमदनगर, लवली। जस्ट अ मिनट, आई जस्ट हैव water. I'll just have water. हाँ, ये लिखना है। हर्षिका फ्रॉम दुर्ग, ऋतुजा फ्रॉम कोल्हापुर, वाओ। कीर्ति फ्रॉम अहमदनगर, लवली। हाँ गोविंद, नवंबर 21 के लिए भी यही अमेंडमेंट्स है। यश फ्रॉम छत्तीसगढ़। आशुतोष, नो सजेशन, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। ओके डन, चलो स्टार्ट करें। हाँ, अब देखना, वेस्ट बंगाल से सयन, बिहार से अमित कुमार,
कर्नाटक, फ्रॉम कर्नाटक विद्या, गुड। चलो लेट्स कंटिन्यू नाउ। थैंक यू ईशा। चलो डन, पढ़ाई करते अभी। ओके, एक्चुअल सेल कंसिडरेशन 38 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन इज 42 लाख। अब इनकम टैक्स क्या बोलता है, सुनो। क्या करने का अभी मेरे साथ स्टेप करने का, क्या करने का मेरे साथ स्टेप करने का। यस निधि, ओ निधि लॉन्ग टाइम, यस शी वाज माय फेस टू फेस स्टूडेंट। लिखना है, रह गया, ओके ओके, ग्लैड टू सी। यस लिखना ये रह गया है। अरे ये फोटो निकाल जल्दी, किसका लिखना रह गया है? हाँ हाँ, किसका लिखना रह गया है? फोटो निकाल जल्दी। Vaishnavi, click a picture fast. Yeah, click a picture so I can write it down. करो, चलो करो आगे। Let's go ahead. Come on. Now, what does income tax say here, guys? Come on, focus करिए। बिल्कुल अपने को अभी मैं थोड़ी देर चैट नहीं देखूंगी। I'll do this क्योंकि मुझे iOS भी करना है, तो फोकस करना है अपने को। Come on. So everybody will pay attention. 38 lakhs कैलसी निकालना, मैं नहीं कैलसी निकालूंगी। जब इतने सारे बच्चे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे सामने होंगे तो मैं क्यों कैलसी निकालूं, मैं नहीं निकालूंगी, राइट। सो हियर 38 लाख, पहले मैं एक स्टेप बताऊंगी, ठीक है। पहले आप मुझे एक परसेंटेज कैलकुलेट करके बताना। हम निकालेंगे यहाँ पे, ये इसको काट डालेंगे और मैं लिखूंगी 105 नहीं मैम, ओह मैम अमेंडमेंट आ गया अभी, हाँ ना, 110% ऑफ सेल। तो सेल प्राइस लेने का, उसके ऊपर 110% करने का, ओके। यस, सेल प्राइस लेने का, उसके ऊपर 110% करने का। यस, हेलो टू एवरीवन। ऐसे मत समझना मिलिंद नांदेड़ से। यस, मैं किसी का नाम मिस आउट नहीं करना चाहती, बट एट द सेम टाइम अभी मैं चैट नहीं देखने वाली हूँ, मैं अभी पढ़ने वाली हूँ, पढ़ाई करने वाली हूँ, आपको पढ़ाने वाली हूँ। सो एक्चुअल सेल प्राइस इज 38 लाख। चलो 38 लाख का 110% निकालो तो कितना आएगा? 41 लाख। थैंक यू। 41,80,000। काफी बच्चों ने फटाफट आंसर दे दिए। यस, सो आई राइट 41,80,000। अब मेरे साथ होगा एक स्टेप आपका 41,80,000। अब आएगा सेल कंसिडरेशन। यस, अगर ये कैपिटल असेट है तो भी सेल कंसिडरेशन आएगा, और ये स्टॉक इन ट्रेड है तो भी सेल कंसिडरेशन ही आएगा। we are going to get sale consideration only na, let it be capital gains or let it be capital gains or let it be anything. Here what we are going to get is sale consideration only. Yes. Now let us understand. चलो मेरे साथ लोडिंग करेंगे। 38 lakhs you should take sale value, load it with 110% sale consideration, 110%, compare it with SDV. If SDV is higher गए तुम काम से, then that higher value will be taken as your sale consideration. हाँ ना, 10% का लोडिंग करने के बाद, even after loading 10%, हाँ, your SDV is higher, then that higher value will become your sale consideration. Then that higher value will become your sale consideration. Now listen again, let's understand. So take 38 lakhs, 38 lakhs पे 10% लोडिंग, 38 lakhs पे 10% लोडिंग, बरोबर। 38 lakhs पे 10% लोडिंग करने का, how much does that come to? 41,80,000. 41,80,000 को कंपेयर करो, compare it with SDV. Is SDV higher? Then that higher value will become the sale consideration. 10% से भी ज्यादा फर्क आ रहा है, नहीं चलेगा, अब SDV ही लेंगे। हाँ, 10% हम बोल सकते हैं, इधर उधर हो सकता है। Why would people sell less than SDV? To avoid income, to avoid taxes. Yes, black money लेते हैं, तो जानबूझ के कम प्राइस पे बेचोगे तो अपना प्रॉफिट कम करना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी हर कोई, everybody doesn't do it on purpose. 10% margin should be allowable. So 10% margin should be allowable. So here, please understand what will income tax consider here as your sale consideration, guys. Over here, your sale consideration will be taken as 42 lakhs. How did we do that step? Can you all tell me? Yes. तो अगर तुम्हारा इतना डिफरेंस 10% से भी मोर, your SDV is more than 10%, तो भी आपको क्या आएगा? 42 lakhs will be taken as your 42 lakhs will be taken as your sale consideration. So how to do it? Everybody come on, हाथ सामने रखो, ये स्टेप करना। Sale consideration 110%, सेल कंसिडरेशन 38 lakhs, 110% कितना आया?
41 lakhs 80,000. Compare this 41 lakhs 80 with SDV. SDV is 42 lakhs. Is SDV higher? Yes, then that higher value will become your sale consideration. Yes, then that higher value will become your sale consideration. Let's do it again. 38 lakhs का 110%. 38 lakhs का 110% is 41 lakh 80,000. 41 lakh 80,000 लिखा. Compare it with SDV. Again 38 lakhs. Do 10% loading. Why? 10% माफ कर दिया, 10% चल जाएगा. 10% of difference is okay. We don't have a problem. We don't have a problem. Now let's see. 38 lakhs sale consideration, 110% SDV. If SDV is higher, take the higher value. If SDV is higher, take the higher value. So 38 lakhs पे 10% का loading करेंगे तो 41 lakh 80. SDV is 41 lakhs. हाँ, it's not higher, then no problem. Then actual जो sale price है वही आ जाएगा. Then we don't have a problem. Yeah, because you're not 10% की margin is there, then we are okay with it. Then if SDV is not higher, then what will happen, ma'am? Then the actual sale consideration will be taken as the sale consideration. Yes. So here the actual sale consideration will be 38 lakhs. भले ये 43 CA हो, अगर आप PGBP का income निकाल रहे हो और you want to find out capital gains, this will be taken as your sale consideration. Are you understanding this? Okay. इसके आगे 35 lakhs. Can you guys tell me 35 lakhs का 110%? Yes. 35 lakhs का 110%. Can you tell me please? Sanjivani, thank you. 38 lakh 50,000. lakh 50,000. Yes, so 38 lakh 50,000, 35 lakhs 110% compare with SDV. So 35 lakhs का 110% is 38 lakhs 50,000. Compare with SDV. Ayo, it is higher, 39 lakhs. Then that higher value will become your sale consideration. So for the purpose of calculation of capital gains, for the purpose of calculating PGBP, we'll take your sale consideration as 39 lakhs. Come on guys, are you getting it? Yes. आगे 35 lakhs का फिर से करना 3850. Now compare 3850, 110 का loading करो. Again get that step. 100% मतलब your sale consideration, उसका 110 निकालने का. So that's 3850. Compare it with SDV. SDV here is not higher, so no problem. When it is higher, then it becomes your sale consideration. It is not higher, then your actual sale consideration. 35 lakhs will be taken for calculating 35 lakhs will be taken for calculating your yes last one. यहाँ पे तो sale consideration is very less. 3850 compare it with SDV. SDV is not higher. Stick to your actual sale consideration. How much is that? So 35 lakhs. Yes. Are you getting it? Are you getting it guys? चलो चलो iOS करेंगे क्योंकि रेसिडेंशियल स्टेटस के अमेंडमेंट को टाइम लगेगा. यस, देयर इज a major drastic amendment there, so we have to focus on residential status also. When it is not higher, then we take the sale price. Yes, Rutuja, when it is not higher, then actual sale price is your sale price. When SDV is very high, mane, I am selling at a very less price. My actual sale price is so less that 110% भी match नहीं कर पा रहा है. Then SDV is taken. But if it is not higher, then whatever is your actual sale price, that only will be taken. यस, iOS के एग्जाम्पल iOS के प्रॉब्लम में दूंगी. iOS का एग्जाम्पल वहां पे दूंगी. यस, रेसिडेंशियल स्टेटस में चेंज है वो बता दूंगी. अभी iOS करती हूँ. iOS के बाद we'll take a 10 minutes break, टी ब्रेक लेके then we'll get back. What all is there? Let me see. पहले ब्रेक अभी दूंगी कि नहीं है देखने दो, क्योंकि iOS को थोड़ा सा टाइम नहीं लगेगा, टाइम इसको लगेगा रेसिडेंशियल स्टेटस. लेट मी जस्ट हैव अ लुक एट इट फर्स्ट. iOS के यहाँ पे एग्जाम्पल दे दूंगी. Yes, I'll do iOS now and then I'll do residential status. Yes.
वीडियो लैगिंग। एक 2 मिनट होता होगा। नाउ जस्ट चेक। एक 2 मिनट हो जाएगा ना, कभी इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, अदरवाइज इट्स गुड। राइट नाउ आई जस्ट चेक माई कनेक्शन इज क्वाइट गुड नाउ। या एक 5 मिनट्स, एक 2-5 मिनट इधर उधर ऐसा हो जाता है, डोंट वरी अबाउट इट। चलो करें iOS। यस, तो iOS करने के बाद एक आध 2 और छोटे चैप्टर्स करने के बाद, नहीं तो मैं ब्रेक देके फिर आपको रेसिडेंशियल स्टार्ट करूंगी ब्रेक के बाद। यस यस यस, सो कम ऑन लेट्स गेट गोइंग गाइस। अमेंडमेंट नंबर 1 iOS में सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, स्टार परफॉर्मर। अरे इतने सालों से, जब से मैं सीए पढ़ रही हूँ और मैं पढ़ा रही हूँ, तो ऑलमोस्ट 20-21 ईयर्स से गाइस, आई नो दैट iOS डिविडेंड इनकम हैज ऑलवेज बीन एग्जम्प्ट। यस, so dividend income has always been exempt in the hands of shareholders. Yes, and we saw in fact last year, जिसने भी पढ़ाई की होगी, जिन्होंने भी पहले पढ़ा है, dividend income was exempt up to 10 lakhs, no? So dividend income कहाँ तक exempt है? It is exempt up to 10 lakhs in the hands of shareholders. That was under section 1034, right? And then about 10 lakhs, what is the treatment about 10 lakhs? About 10 lakhs it is taxable at 10% under section 115 BBDA या BBDA। मेरे क्लास में बच्चे उसको बबड़ा बोलते थे, BBDA। अब ऐसा कुछ नहीं है, एंड कंपनीज हैड टू पे DDT। सिंपल, ये काट डालो, अयो इसको सब काट डालो। डिविडेंड इज नाउ बिकम फुल्ली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स, जस्ट लाइक फॉरेन कंपनी का डिविडेंड। मैम, व्हाट वाज द अर्लियर प्रोविजन? लेट अस अंडरस्टैंड अगेन। सो लेट अस अंडरस्टैंड अगेन व्हाट वाज द अर्लियर प्रोविजन। द अर्लियर प्रोविजन वाज कि 10 लाख तक डिविडेंड एग्जम्प्ट होता था, तो ये अमेंडमेंट आ गया, एग्जम्पशन वाला भी, ये सेक्शन 1034 चला गया, इसको भी काट डालो। 115 BBDA भी चला गया। तो पहले क्या होता था? डिविडेंड वाज एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स एंड इट वाज टैक्सेबल in the hands of company and company had to pay DDT. अब सीधा coming back to the normal thing, dividend has become taxable straight away in the hands of shareholders. Yes, so dividend has become straight away taxable in the hands of shareholders. ऐसा क्यों किया? See, logically ये income shareholders का है, तो हमेशा से इसको tax shareholders के ही hands में करना चाहिए। Logically ये income shareholders का है, तो logically I should tax it in the hands of shareholders. But मैम पहले ऐसे क्यों नहीं कर रहे थे? पहले ना shareholders को track करना मुश्किल होता था। अभी तो digital we are technically quite strong, so टेक्नोलॉजी हमने बहुत अडॉप्ट कर ली है। तो अभी मुझे शेयर होल्डर्स का डेटा तुरंत कंपनी जैसे डिविडेंड देगी, टीडीएस काटेगी, अभी टीडीएस का प्रोविजन भी आ गया। सो ऑन पेइंग ऑफ डिविडेंड नाउ आई हैव टू डिडक्ट टीडीएस। सो नाउ यू नो द डेटा इज गोइंग टू बी वेरी मच इलेक्ट्रॉनिकली इजीली अवेलेबल, सो नाउ द शेयर होल्डर विल नॉट एस्केप दिस। अर्लियर अ फ्यू years back we didn't have technology, we were not digitally strong, so ऐसा हो जाता था कि शेयर होल्डर कभी कभी डिविडेंड दिखाए या नहीं दिखाए, तो इससे बेस्ट था चलो डीडीटी ले लो, कंपनी से ही ले लो। सो नाउ वी फील दैट नो, इट्स टाइम दैट वी कम बैक टू द correct and the conventional method that dividend जो है it should be taxed in the hands of shareholders. Yes, so now dividend is going to be completely taxable guys in the hands of shareholders. Yes, so dividend is going to be taxable in the hands of shareholders and it is going to be totally exempt, अभी DDT नहीं आएगा, and completely taxable in the hands of shareholders. So this is a major amendment. So जब भी हम questions करते हैं, combined questions आपको आएंगे, तो जो dividend income आएगा प्लीज याद रखना, it is going to be taxable in the hands of shareholders. अभी नहीं हो रहा है स्टक? नहीं, अभी मेरे यहाँ तो चल रहा है, बिकॉज आई कैन ऑल्सो वॉच इट ऑन माई मोबाइल, आई एम सीइंग इट ऑन यूट्यूब, सो मेरे यहाँ तो चल रहा है। सो मे बी देयर इज अ कनेक्टिविटी इशू एट योर एंड, राइट? बट एनीवेज द लेक्चर्स गोना रिमेन ऑन यूट्यूब, सो फॉर सम रीजन अगर कोई नहीं देख पाता है, स्टक हो जाता है, व्हेन यू वॉच इट अगेन ऑन यूट्यूब, एक बार स्ट्रीमिंग हो गया तो इट जस्ट कम्स विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। ओके, यस, सो गाइज आर यू देयर? नो, are you there? So tax treatment of dividend, yes, it has totally changed with effect from AY 21-22.
Tax treatment in the hands of shareholders. Dividend income is taxable in the hands of shareholders. Company do not have to pay DDT. Is it the same for foreign companies? Yes, this is the same for domestic companies or be it foreign companies. So this is the same treatment. Okay, this is the same treatment for domestic as well as foreign company. Yep, so same treatment we are having for domestic as well as for foreign company. Yes. Yeah, so we have the same treatment. Acha. So now there will be no dividend distribution tax in the hands of companies. They do not have to pay DDT. Same treatment for companies and domestic companies. दोनों के लिए same है कि dividend will be taxable in the hands of shareholders. Guys, even the dividend received from mutual funds will be taxable. Income from UTI will be taxable because अभी कोई भी exemption नहीं है. तो इसके क्या क्या impacts है, इस amendment 1 के क्या क्या impacts आएंगे? Can you just write it down? Yes, now it's okay. So maybe in between it's just going, but let us understand. Yeah, Manish, wait, I'm going to cover about areas of dividend. Here it's given. So wait, just focus. I'm not yet finished that concept, so just hold on. Now इस पहले इस treatment का impact क्या क्या आएगा? आपने अगर कहीं पे भी आप questions किए होंगे जहाँ पे dividend मिला है आपने उसको exempt कर दिया होगा तो guys now you have to tax it. It is going to be fully taxable. So please understand कि dividend on shares is going to be fully taxable. So please वैसे note कर लीजिए now. Dividend on shares mutual funds or UTI. UTI is also like units you have, and you get some dividend on that. Yes, so this is fully taxable. In 5 minutes I am giving a break. This is fully taxable. सरचार्ज और डिविडेंड पे अमेंडमेंट है, मैं आगे कवर करने वाली हूँ. डीम्ड डिविडेंड इज ऑल्सो फुल्ली टैक्सेबल. एवरीथिंग एंटायर डिविडेंड इज मेड टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स. सो गाइज वेट, जस्ट इसके इम्प्लीकेशंस लिख के लो. यस, इवन क्या इम्प्लीकेशंस है? डीम्ड डिविडेंड, चलो डीम्ड डिविडेंड so deemed dividend is also taxable in the hands of shareholders. Taxable in the hands of shareholders. Please write down the implication, very very important. So deemed dividend is taxable in the hands of shareholders. Like I am telling you, मुझे आपका पेपर बहुत प्रेडिक्टेबल लग रहा है बिकॉज चेंजेस ही ऐसे तूफानी चेंजेस है ना, एक जगह से एक एकदम रैम्पंट चेंजेस आर देयर. सो आई कैन काइंड ऑफ प्रेडिक्ट योर पेपर की इट्स अ मेजर अमेंडमेंट, तो ये आना चाहिए पेपर में, राइट? सो डिविडेंड इज गोइंग टू बी, डीम्ड डिविडेंड इज ऑल्सो टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स. खत्म, सिंपल हो गया. पहले वाला वो लास्ट ईयर जो कॉम्प्लिकेटेड था, डीम्ड डिविडेंड 222E का अलग, बाकी का अलग, कुछ नहीं है अभी ऐसा. सिंपल प्रोविजन, नॉर्मल डिविडेंड हो, डीम्ड डिविडेंड हो गाइज, इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स एंड कंपनी विल नॉट बी पेइंग DDT. यस, कंपनी विल नॉट बी पेइंग DDT. गेटिंग इट क्लियर? सो इसके आपको प्रॉब्लम्स में क्या क्या आएगा? डिविडेंड ऑन शेयर्स बोला तो टैक्स करना है, कोई भी हो, प्रेफरेंस शेयर्स हो, इक्विटी हो, म्यूचुअल फंड, UTI का इनकम, यस, ऑल दिस इज गोइंग टू बी टैक्सेबल. ऑफ कोर्स डिविडेंड के सरचार्ज के ऊपर कोई अमेंडमेंट है, वो मेरे नोट्स में कवर्ड है, मैं आगे सिखाऊंगी आपको. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, कंपनी विल नॉट पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एंड दिस इज गोइंग टू बी एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स. बिल्कुल. Now, what happens if dividend is distributed on or after 1st April 2020? Last year company ने DDT pay कर दिया. Now, suppose dividend distributed on or after. हाँ, wait. Oh. Thank you, Isha. Thank you, Kirti. Yes, it's my job to take up all the amendments, so no worries. Yes, you can watch it later on also, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है. It will be taxable in the hands of shareholders. So अभी क्या ट्रीटमेंट है? It is taxable in the hands of shareholders. Exemptions of 10, 34, 35 are not available. काट गए. Companies or mutual funds not liable to pay dividend DDT, so they are not liable to pay DDT, right?
नाउ लेट अस अंडरस्टैंड एंटायर, मैंने बोल दिया, आयुष मैंने कवर कर दिया यहाँ पे, मैंने यहाँ कवर कर दिया बच्चा कि डीम डिविडेंड ऑल्सो, ऑल डीम डिविडेंड्स, लेट इट बी 222E, लेट इट बी एनी डिविडेंड, ऑल डिविडेंड्स आर नाउ गोइंग टू बी टैक्सेबल, लेट इट बी नॉर्मल डिविडेंड, लेट इट बी डीम डिविडेंड, 222E हो, A B C D वाले डीम डिविडेंड हो, सारे डिविडेंड आर गोइंग टू बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स एंड नथिंग इज गोइंग टू बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ कंपनी. यस, सो गेट दैट वेरी क्लियर. तो एग्जाम व्यू पॉइंट से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. तो मैंने ये अमेंडमेंट आपके क्वेश्चंस में आएंगे, जहां पे भी डीम डिविडेंड हो, कोई भी डिविडेंड हो, स्ट्रेट अवे टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स. ओके, नाउ 115 BBDA इज ऑल्सो नाउ नॉट एप्लीकेबल. अच्छा, बट यहाँ पे एक नोट आप लिख सकते हो. येस, वी कैन डेफिनेटली राइट अ नोट हियर. या यू कैन रेफर टू योर ओल्ड मटेरियल. मैंने जैसे चैप्टर वाइज अमेंडमेंट दिया है, आपका ओल्ड मटेरियल रखिए, ये अमेंडमेंट रखिए, और बिल्कुल आप रेफर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नोट. नाउ क्या है, प्लीज अंडरस्टैंड. यस, सो बाय चांस की कंपनी हैज डिक्लेयर्ड डिविडेंड, लिखो, कंपनी हैज डिक्लेयर्ड डिविडेंड इन लास्ट ईयर, right? So company has declared dividend in last year, that is 31st March 2020. obviously to till last year का dividend है. therefore DDT is paid. obviously dividend distribution tax किसने पे कर दिया, कंपनी ने पे कर दिया, क्योंकि great. Now company has declared dividend in last year 31st March 2020. तो obviously company has paid DDT. so company has obviously paid DDT, right ना. तो कंपनी ने DDT पे किया. शेयर होल्डर को पहुंचते पहुंचते, अयो, शेयर होल्डर के हैंड में ये डिविडेंड आते आते, शेयर होल्डर को ये डिविडेंड कब रिसीव हुआ. सो पेन बिहेव, शेयर होल्डर रिसीव डिविडेंड इन PY 2021. तो क्या ये टैक्सेबल होगा? नहीं. ऐसा डिविडेंड जिसके ऊपर DDT पेड है वो टैक्स नहीं करेंगे. ऐसा हो जाता है ना, ये लास्ट ईयर का डिविडेंड है बट मुझे मिलते मिलते इस साल में आ गया, तो द शेयर होल्डर रिसीव द डिविडेंड इन PY 2021. Okay, pay attention. So company declared dividend in the last year 31st March 2020, therefore it paid DDT, therefore DDT has been paid, guys. DDT paid, shareholder received the dividend in PY 2020, वो will not be taxable. ये dividend will not be taxable. Yes, will not be taxable in the hands of shareholders. क्यों? Company has paid DDT, will not be taxable in the hands of shareholders. तो ऐसे बहुत क्लियरली क्लैरिफिकेशन आ चुका है कि अगर एरियर्स होगा तो ऐसा नहीं होगा. सो प्लीज़ आप ये भी नोट कर लीजिए. और डिविडेंड में डीम डिविडेंड, नॉर्मल डिविडेंड, सारे डिविडेंड्स क्या हो जाएंगे बच्चा, अभी टैक्सेबल हो जाएंगे. यस, iOS वाला आपको चाहिए था ना. हाँ, तो 3 ही अमेंडमेंट्स है iOS में, एग्री में कुछ नहीं है. Yes, and then I'll take a break. Yeah, I know you want a break. We will take, let me finish iOS and then I'll take a break. iOS करके break लेते हैं. Now pay attention. Yes, now this is receipts under 56 to 10. ये क्या है? 56 to 10 है guys. Okay, now let us understand 56 to 10 में क्या होता है. Any receipts without consideration. So this talks about receipts without consideration. Now what is there? Please understand, whatever benefit you get in iOS, we have 50,000 का benefit, plus at the same time अगर immovable property का gift हुआ या
इमूवेबल प्रॉपर्टी का आपको बेनिफिट कंपेयर करना है बिटवीन एसडीवी एंड योर परचेज प्राइस. सो बेसिकली यू नो दिस इज गोइंग टू बी इनएडिक्वेट परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. यस, सो इसका एग्जांपल है इनएडिक्वेट inadequate purchase of immovable property. Let's take a example. I purchased, my purchase price I'll take, yes please focus. Purchase price is equal to 35 lakhs. Okay, so purchase price कितना है 35 lakhs. SDV let's say is 40 lakhs. Now see, did I get a benefit? Now I'll tell you how you have to do. See, always get it, go by logic guys. You have to always see कि logic क्या होता है, right? Thank you Shubham, thank you so much. What is the benefit? Now let us understand यहाँ पे benefit क्या है guys. How much benefit did you get? अरे आपको 40 lakhs की चीज 35 lakhs में मिली. Obviously मैम is this applicable for immovable property? अभी कान खींचूंगी. हाँ क्यों? क्योंकि SDV is always available only for immovable property ना. SDV is always available only for immovable property. Yes. सो प्लीज अंडरस्टैंड यहाँ पे मुझे कितना बेनिफिट मिला 5 lakhs का, बट इस बेनिफिट पूरा टैक्सेबल नहीं होता, मुझे कुछ एग्जम्पशन दिया जाता है. अच्छा, कितना एग्जम्पशन आता है आपको पता है ना. इमूवेबल प्रॉपर्टी है प्लस गिफ्टिंग है, गिफ्टिंग के लिए 50,000 का एग्जम्पशन इज है. यस, 50,000 तक एग्जम्प्ट होता है. कैश रिसीव्स दैट आई गेट दे आर एग्जम्प्ट अप टू 50,000. बट यहाँ पे ये यूज कैसे करना है, दिस इज अ वेरी ट्रिकी पार्ट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द वे यू हैव टू यू नो लुक एट इट. You have to understand this very carefully. कैसे इसको सॉल्व करना है so that it goes easy for us. Exemption आपको मिलता है 50,000 का. अयो, so you get exemption of how much? 50,000 और 10% of purchase price. Yes, तो यहाँ से वो 10% ऑफ परचेज प्राइस आया. विच एवर इज हायर, वहां तक बेनिफिट है तो एग्जम्प्ट होगा, उसके ऊपर चला गया तो फुल्ली टैक्सेबल. बेनिफिट यहां तक है तो एग्जम्प्ट होगा, उसके ऊपर चला गया तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा गाइज. यस, सो इफ द बेनिफिट इज स्टिल हियर इट इज एग्जम्प्ट, उसके ऊपर चला गया तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा. नाउ व्हाट इज इट? एग्जम्पशन इज 50,000. yes, see I have to focus on this. Income tax is focusing on this that you हाँ एक जीरो ज्यादा हो गया. इनकम टैक्स इज फोकसिंग ऑन दिस कि आपको फायदा कितना मिला 5 लाख का. हाँ, SDV 40 lakhs है बट यू बॉट इट ओनली फॉर 35 lakhs. अयो, yes, so you got a benefit of 5 lakhs. Okay, you got a benefit of 5 lakhs. Are you understanding this? Yes. So I am going to focus on this benefit. But has income tax given me some exemption? Yes, it has given me some exemption. I am very much getting some exemption. Now what is this exemption? Hi, 5 minutes I'll give a break. What is this exemption? Let us understand. Exemption is 50,000 और 10% of purchase price whichever is higher. ये पहले हुआ करता था 5, अभी 5 का क्या हो गया 10%. Yes, 5 का क्या हो गया 10%. Yes. Now let us understand what is happening here is और purchase price का 10% हो गया ना, माने कितना 3.5 लाख और 3,50,000 whichever is higher. Yes, so मुझे अप टू 3.5 लाख तक अगर एग्जम्पशन है तो टैक्स नहीं होगा. बट व्हाट इज माय बेनिफिट? नाउ व्हाट इज माय बेनिफिट? लेट अस अंडरस्टैंड. मेरा बेनिफिट किती है? किती इज अ मराठी वर्ड. किती मतलब कितना. हाउ मच बेनिफिट डिड आई गेट? यस, सो हाउ मच बेनिफिट डिड आई गेट? मुझे बेनिफिट मिला 5 लाख का. अयो, इज दिस बेनिफिट अबाउट 3,50,000? यस, देन एंटायर 5 lakhs ऑफ बेनिफिट विल बिकम माय इनकम अंडर सेक्शन 56 to 10. आई थिंक सम स्टूडेंट वाज टेलिंग मी, बार बार मैसेज आ रहे थे, मैम
iOS का ये एक एग्जाम्पल ले लो, ये एग्जाम्पल ले लो. सो हियर आई हैव टेकन दिस एग्जाम्पल. यस, सो बेनिफिट को कंपेयर करना है एग्जम्पशन से. एग्जम्पशन 50,000 का 56 to 10 तो देता ही है. जब भी हम 56 to 10 की बात करते हैं, कैश रिसीट्स के लिए यू हैव एग्जाम्पशन ऑफ 50,000. यू ऑल्सो हैव एन एग्जाम्पशन फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ईच ट्रांजैक्शन. दिस इज इनएडिक्वेट परचेज. यू नो ऑफकोर्स फायदा है ना यार. 40 लाख की चीज, एक फ्लैट है जिसका एसडीवी 40 लाख है, आपको 35 लाख में मिल गया. हाँ, आपका फायदा हो गया. पे टैक्स ऑन दैट. यस, 56 to 10 में टैक्स पे करो. हाँ, लेकिन रुक जाओ, विल बी सेम. सो 50,000 का एग्जाम्पशन मिलेगा, या क्योंकि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है 10% का बेनिफिट देंगे. क्यों? क्योंकि आप दे रहे हो हर जगह इमूवेबल के लिए 10% का लोडिंग अलाउ करो, इधर भी करो. सो आई हैव टू बी फेयर. सो आई हैव टू ब्रिंग इक्वल अमेंडमेंट. सो 56 to 10, 50C, 43CA, दे डू 10% का लोडिंग. सो 10% ऑफ परचेज प्राइस. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, 10% ऑफ परचेज प्राइस जो है इस 3,50,000, इसका 10% लिया मैंने, तो 3.5 लाख तक अगर एग्जाम्पशन होता, अगर 3 लाख का बेनिफिट होता तो पूरा एग्जाम्प्ट हो जाता. एक बार अगर ऊपर चला गया, इट इज फुल्ली टैक्सेबल. सो दिस बेनिफिट विल बी टैक्सेबल ऑफ 5 lakhs अंडर सेक्शन 56 to 10. समझ लो, समझा आपको? डिड यू अंडरस्टैंड इट? यस. लास्ट अमेंडमेंट एंड देन आई विल टेक अ ब्रेक. लास्ट अमेंडमेंट, देन आई टेक अ ब्रेक. फिर रेसिडेंशियल स्टेटस करेंगे, उसको इंपॉर्टेंट है बहुत. इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड इनकम और इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड. यस, why little bit Jeba, Blessy, Salome, I have said the same thing in, I have explained it in English only beta, so I'm sure you must have understood. Understood not the Marathi term, but did you understand my teaching? Deductible expenditure, yes, very very important. Mahesh is saying kalla, very good, kalla, shabash. Jayant, I am using a Lenovo Yoga series ka laptop. Yeah. चलो, in respect of dividend income or income from mutual funds, only and only interest expenditure will be allowable. Yes, dividend income will be taxed at normal rates, normal slabs. लेकिन इस dividend income से एक ही खर्चा अलाउ होगा बाबा, that is interest expenditure, and that too restricted to 20% of dividend. Yes, 20% of dividend. So this is an amendment कि what all expenditure will be allowable under iOS. So here you have to understand dividend income. So here if I give you an example that my dividend income, yes, so here if I give you an example that my dividend income, how much is my dividend income, right? So my dividend income is 5 lakhs and ये मैंने शेयर्स खरीदने के लिए लोन लिया और ये शेयर्स खरीदने के लिए लोन लिया तो इंटरेस्ट पे किया, and whatever other expenses will not be allowed, only one expenditure will be allowed, only one expenditure will be allowed, and that is only interest expenditure. only एक ही expenditure अलाउ होगा और वो भी interest वाला. So suppose my interest expenditure is 3 lakhs. So how will I calculate my IOS, guys? See what will be my IOS. Suppose मेरा interest on loan is 3 lakhs. Now how will my IOS income be calculated? We'll say dividend 5 lakhs इनकम लेस एक्सपेंडिचर. एक ही खर्चा अलाउड है. डिविडेंड में अमेंडमेंट आया है, डिविडेंड इनकम टैक्सेबल हो गया शेयर होल्डर्स के हैंड्स में. तो अब शेयर होल्डर पूछते भाई हमको खर्चा अलाउ करोगे क्या, इनकम टैक्स भाई खर्चा अलाउ करोगे क्या? तो इनकम टैक्स बोलता है हाँ करेंगे ना, लेकिन ओनली इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर अलाउ करेंगे, वो भी 20% ऑफ योर डिविडेंड इनकम. हाँ, सो एक्सपेंडिचर 3 lakhs, will I allow that much? Let me see what is 20%. Oh ho. So expenditure 3 lakhs will be restricted to 20% of 5 lakhs. अयो 20% of 5 lakhs म्हणजे किती? 1 लाख. तो 1 लाख ही अलाउ होगा and then my IOS will be 4 lakhs. So what will be my IOS, guys? My IOS will be 4 lakhs. So मेरा IOS होगा 4 lakhs. Are you understanding this? Everybody, come on. So note down this example. Yes, स्नेहा को गिफ्ट के बारे में फिर से एक्सप्लेनेशन चाहिए, देती हूँ. बिफोर द ब्रेक गिफ्ट एक बार और बता के ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मैं करूँगी रेसिडेंशियल स्टेटस.
Yes, Nisha, Pooja and Yash. Okay, clear. Ayush, yes, so clear, got it. Did you note it down? Then I'll explain quickly once about the gift and then I'll go ahead. I'll give you a break then. Done. वाई मैम, वाई डिड आई रेस्ट्रिक्ट? अच्छा मैम, एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट को छोड़ के और कोई खर्चा आया तो अलाउ होगा क्या? नहीं, ओनली इंटरेस्ट इज अलाउड. सो प्लीज इसको स्टार मार्क कर दीजिए कि ओनली इंटरेस्ट का खर्चा अलाउ होगा. इंटरेस्ट को छोड़ के और कोई खर्चा आया तो वो अलाउ होगा क्या? नहीं, वो अलाउ नहीं होगा. इट विल नॉट बी अलाउड. तो आपको सिर्फ इंटरेस्ट का खर्चा मिलेगा और वो भी कितना? 20% ही ऑफ डिविडेंड इनकम. यस, so here it will be only 1 lakh, तो 4 lakhs only will become your income. Yes, now here we go. Here, this is the way you are supposed to do the working. Always check the purchase price. आपने क्या प्राइस में इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदा? Yes. थैंक यू पूजा. थैंक यू. चलो, परचेज प्राइस मैंने क्या प्राइस पे खरीदा? 35 lakhs में मैंने कुछ चीज खरीदी. अच्छा, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है? 40 लाख की चीज मुझे 35 lakhs में मिली. तो हाउ मच बेनिफिट डिड आई गेट? ओहो, हाउ मच बेनिफिट डिड आई गेट? आई गॉट अ बेनिफिट ऑफ 5 lakhs. यस. इज दिस बेनिफिट टैक्सेबल? यस. इफ इट एक्सीड्स द एग्जम्पशन लिमिट इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल. अगर आपका बेनिफिट एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस करेगा तो इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल. Yes, exemption is 50,000 और 10% of purchase price. कितना मिलेगा? exemption 50,000 और 10% of purchase price. So 50,000 और 10% of purchase price, 35 lakhs का 10% निकालो, it will be 3,50,000. Yes, so 350 will be your exemption, right? तो exemption 3.5 लाख का है. तो is your benefit exceeding 3.5 lakh? Is your benefit exceeding 3,50,000? Yes, then entire 5 lakhs will be taxable under 56(2)(10). Entire 5 lakhs will be taxable under 56(2)(10). Clear? Yes. श्वेतांगी, yes, I can say that. मुझे कितना खर्चा आला होगा? Can I conclude that in actual interest expenditure or 20% of dividend, whichever is lower? Yes, this will be the expenditure allowable. Can I say that? Yes, I can say that. I think this example is quite self-explanatory. इतना आपको पढ़ के भी आना चाहिए. Binkle, if you have sent me something on my office WhatsApp number, let it be. I'll solve it. Don't worry. It takes time for me to solve queries. So I do solve queries. बीच में मैं करती रहती हूँ. Now recordings are going on. Don't worry. It will get solved. Interest expenditure or 20% of dividend, whichever is lower. So what is my dividend? 5 lakhs. There's a restriction. Yes. A proviso has been inserted by Finance Act 2020 according to which interest expense shall be allowed against dividend, that too restricted to 20% of dividend. तो कितना interest expenditure अलाउ होगा? Only 20% of dividend. तो 5 लाख minus 3 lakhs is the expenditure, but can I consider complete 3 lakhs? No, that 3 lakhs will be restricted to 20% of 5 lakhs and that is 1 lakh. So 4 lakhs is your IOS income. Yes, so guys, I'll take a break. We'll take a 15 minutes break. आपको कुछ खा के आना होगा तो खा लीजिएगा. Residential status itself will take some time. Okay, so residential status itself will take some time. So I'll see you back after 15 minutes. Okay, so हम 15 minutes का टी ब्रेक ले लेंगे या स्नैक्स ब्रेक ले लो या जो भी आपको लग रहा है. So guys, let's take a break and come back soon because residential status is very, 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 very important, and I'm going to do problems also on residential status. Yes, so let's get going.
Hello. Yeah, is the sound clear, guys? Can you all see me and hear me? Yes, welcome back, guys. Come on, let's get started. So normally जब मैं break के बाद session start करती हूँ, I always say clap your hands and get charged up. Yes, so we'll get started, guys. Come on. मैं तो खाना खा के आ गई, तुम लोग खाना खा के आए कि नहीं? अभिषेक कितनी बार एक्सप्लेन करूं डिविडेंड का एक्सपेंस वाला पोर्शन? 2 बार तो एक्सप्लेन कर दिया मैंने, करती हूँ लेकिन ठीक है. योर Abhishek, can you tell me why did I take, yes, can you tell me why did I take only 1 lakh? डिविडेंड में से क्या खर्चा अलाउड है? टी नहीं, मैं गर्म पानी लेके आई हूँ इसमें. चलो चलो चलो. यस, क्योंकि रेसिडेंशियल स्टेटस का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन मैगी खा के आया? मैंने 2 मिनट रुकने वाली है. सिंघम, तुम मैगी लेके आ जाए इधर. मैंने खाना खा लिया. ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. विल सी कितनी देर तक हम ले सकते हैं लेक्चर में. ट्राई करूंगी. कुछ बचा तो कल या परसों एक हाथ उसमें लेके ख़त्म कर देंगे, क्योंकि बैक भी है, AMT भी है, सब कुछ है ना इसके लिए. आदित्य, आई एम गुड. लेट्स गो. यस, वी कैन गो अहेड. कम ऑन. हाँ, मुझे किसी एक बच्चे को ये बताना है. क्या बताना है? यप, इंटरेस्ट. बाबा कितनी बार बोलूँ, बताती हूँ फिर भी. हाँ, डिविडेंड ये इनकम है. इसमें से खर्चा क्या अलाउड होता है? सिर्फ इंटरेस्ट का. ओनली एक्सपेंडिचर अलाउड इज इंटरेस्ट. हाउ मच? इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर जो आपका एक्चुअल खर्चा है, और 20% ऑफ डिविडेंड विच एवर इज लोअर. यस, या सो हाउ 2%? ए कैलकुलेट ना. 20% ऑफ 5 lakhs. अब्बा बाबा बाबा. 20% of 5 lakhs is 20% of 5 lakhs is not 2 lakhs beta. 20% of 5 lakhs is 1 lakh. Abhishek, calculate. Not 2 lakhs, 1 lakh बाबा. हाँ, कैलकुलेट करना बाबू. डन क्या? 1 लाख. हाँ, ATTB अमेंडमेंट नहीं है बेटा. देखते हैं, अभी पहले अमेंडमेंट्स पे आज फोकस करेंगे. आज का लेक्चर तो अमेंडमेंट पे लेने दो पहले मुझे. हाँ, नाउ रेसिडेंशियल स्टेटस पे फोकस करेंगे. ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए डाउट पूछना मत. डोंट आस्क मी एनी डाउट फॉर सम टाइम ऑन रेसिडेंशियल स्टेटस, बिकॉज लेट मी फिनिश द कंसेप्ट्स. ओके ओके, पहले मैं डायरेक्टली ये जो कॉन्सेप्ट है नोटबुक में लिखवा के लूँगी आपसे, और बाद में यहाँ से पढ़ के लूँगी. सो इट्स वेरी सिंपल. मैं आपसे पहले हम लिख के लेंगे कहीं तो. यस, so let's note down a few things about residential status, guys. Come on, ready everybody? Are you ready? Yes. Arjun Sharma, what refund are you talking about beta? WhatsApp to me then. Administration part and admin part is all taken care by SPC, the office. So please, those queries you can forward it there. वहाँ से कुछ नहीं हो रहा है, हमारी कुछ हेल्प चाहिए फॉरवर्ड करने में तो हम हेल्प कर सकते हैं. राइट? टी नहीं है बाबा, एक कॉफी का कप है, एक गर्म पानी का कप है. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. आई वॉन्ट यू टू राइट डाउन इन द नोटबुक. यस, सो मैं चाहती हूँ कि आप ये सब नोटबुक में लिख के ले, तो मैं भी लिखती हूँ. यस, चलो
बेसिक कंडीशन में अमेंडमेंट्स है, एक्सेप्शंस ऐड हुए, सो इन द नोटबुक विल राइट डाउन बेसिक कंडीशंस. Yes, to determine the residential status of individual, yes, let us understand. To determine the residential status, please समझिए आप लोग. हम बेसिक कंडीशन डिसाइड करते हैं ना, वी यूज बेसिक कंडीशन टू डिसाइड द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द असेसी. नाउ इन जनरल, अब बाबा बाबा बहुत डार्क हो गया तू. हाँ, जनरली व्हाट इज द बेसिक कंडीशन दैट आई वुड यूज? सो जनरली yes, so generally कौन सा basic condition I would use? Now let us understand. Generally in tax residential status में we use the basic condition for individuals to determine whether assessee is resident individual or he is NR. ये देखने के लिए हम basic conditions देखते हैं. So what is the first basic condition? मैं ये brief में लिखने वाली हूँ, right? So I'm going to write here first 182 days or more in the PY. In India in the PY for 182 days or more. So in India in the PY for 182 days or more. Yes. Second, what is the second basic condition? The second basic condition is 60 days or more in the PY. 60 days or more. Students, ये क्या होगा ना? See, residential status की amendment बहुत simple है, but the way it is taught to you is very very important. You have to be taught in a way that there's no confusion. If you're taught in a way that you're left confused, oh हो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, फिर तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता. हाँ, किस चीज़ को किस तरीके से समझाना है वो भी एक स्किल होती है, और उससे आपका काम जो है आसान हो जाता है. That is what we are here for. So 60 days or more in the PY. Of course, this is also 182 days or more in the PY. अय्या, ये पेन को ना बहुत नखरे कर रहा है ये पेन, हाँ ना. There was actually a problem with my system for last few days. I don't know what is happening. I changed a few accessories, changed a few things, but still it's giving me a problem. That is why थोड़ा सा डिले हो गया आपका लेक्चर लेने में. अभी भी पूरा ठीक नहीं हुआ है, but still I'm able to manage. So 60 days or more and 365 days or more in the last 4 years. 365 days or more in the last 4 years. Yes. So generally we use this as the basic condition. Guys, did I teach you exception to this? हाँ, you've already learned exception to this. तो ये भी already हमने सीखा हुआ है. So is there an exception to this? Yes. What is the exception? तो यहाँ पे एक्सेप्शन में गाइज 2 एक्सेप्शंस है. सो लेट अस अंडरस्टैंड. या यू कैन ऑल्सो मैनेज. ग्रेट. नो, ये कंडीशन अभी भी चेंज नहीं हुआ है. एक्सेप्शन में हम क्या करते हैं, 182 डेज का वैसे ही रखते हैं. 182 डेज का वैसे ही रखते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं करते. यहाँ पे ये 182 डेज और मोर है. हाँ, दैट ऑफ कोर्स यू अंडरस्टैंड ना, 182 डेज और मोर. व्हाट आई डू ओवर हियर इज यहाँ 60 डेज को काट डालने का. यस. और 365 डेज तो है ही. 365 डेज, एक्सक्यूज मी, 365 डेज इन द लास्ट 4 years. ये शॉर्ट में लिखा के दे रही हूँ ना. हाँ, तो यहाँ पे 60 लिखने का, फिर उसको ऐसे काट डालने का, और उसकी जगह पे 182 डेज होता है. हैव वी लर्न दिस? यस. यहाँ तक हमने सब सीखा हुआ है. सी गाइज, आई हैव टू टीच यू कि हमने क्या सीखा है. तो एग्जैक्ट चेंज कहाँ करना है, वेयर डू वी हैव टू चेंज, इज व्हाट यू हैव टू लर्न. So I will do questions also. There are 2 major amendments. There are 2 major amendments in this chapter that you have to understand. And what are these amendments? Let us understand. Yeah, this amendment is for whom? This amendment is applicable. ये exception जो है, ये second category, ये exception किसके लिए applicable है? This is for Indian citizen
who leaves India. So Indian citizen who leaves India for employment, or you are a member of a Indian crew ना, Indian crew के आप member हो and you leave India. So basically you are an Indian citizen who leaves India for employment, or you are an Indian crew member who is working on an Indian ship who leaves India, or this is also applicable to a person of Indian origin or a Indian citizen who visits India. So आप इंडिया के बाहर हो but you are coming to India to visit India. So you are visiting India. तो आपके लिए 60 days की जगह पे 182 days किया जाता है. Visits India. बरोबर? Yes. Now मैम यहाँ तक तो हमने सीखा, हाँ ना, यहाँ तक तो सीखा. अब ये एक्सेप्शन में ऐड हो गया है और एक पॉइंट. दिस इज न्यू विच इज इफेक्टिव फ्रॉम AY 21-22. तो मैंने जो अमेंडमेंट नंबर 2, 3, 4 वहाँ पे जो भी दिया, इतनी अमेंडमेंट्स है नहीं वैसे वहाँ पे. दिस एक्सेप्शन इज न्यू, दिस हैज़ बीन एडेड विथ इफेक्ट फ्रॉम, इसको स्टार करेंगे, ये अपना स्टार परफॉर्मर है AY 21-22 से. मेजरली देर आर 2 अमेंडमेंट्स. मेजरली इफ आई टेल यू फ्रैंकली देर आर 2 अमेंडमेंट्स. यस, 21-22. So AY 21-22 ये एक एक्सेप्शन है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. सो दिस इज न्यू. यहां तक आपने सीखा, ये भी आपने लास्ट ईयर तक सीखा. ये AY 2021 से ही है, यहां कोई चेंज नहीं है. अब चेंज इस एक्सेप्शनल कंडीशन में क्या है? यस, देखो, तो ये तीनों आपके पास ऐसे लिखा हुआ होना चाहिए, तो आपको ये गो थ्रू करना पड़ेगा एंड ऑल दैट स्टफ. यस, देयर इज 115 बैग, देयर इज AMT एंड ऑल दैट स्टफ. सो आई विल टेक दैट विद द अमेंडमेंट्स एंड ऑल. आई विल टेक विद प्रॉब्लम्स. ओके, सो यू डोंट हैव टू वरी. सो एक्सेप्शंस में मैंने कवर कर लिया. अब नया एक्सेप्शन क्या है? मैम ये जो नया एक्सेप्शन है वो किसके लिए है? मोमेंट टॉक अबाउट. अच्छा, इस एक्सेप्शन में होता क्या है पहले वो बताती हूँ. 182 डेज का ऐसे ही रहेगा. सेकेंड 60 डेज है एंड 365 डेज. 60 days in the PY, 60 days or more in the PY and 365 days or more in last 4 years. I hope you have not forgotten your original basic condition जो ये है 182 days. assessee is in India in the PY for 182 days or more. Second is assessee is in India in the PY for 60 days or more, for 60 days or more and 365 days or more in the last 4 years, preceding 4 years. यहाँ पे इस कंडीशन में हमने 60 को काट डाला और उधर 182 किया. अब यहां में हम क्या करेंगे? यहां पे हम क्या करेंगे? ये जो अमेंडमेंट है यहां पे हम 60 को काट डालेंगे और इसको अभी कर दिया है 120 डेज. यस, so this is the amendment and what have we done over here? We've made it as 120 days. So guys, ये जो important है यहाँ पे, ये जो है ये एक नया एक्सेप्शन है which has got added from AY. Now to whom is this applicable? That's very important. So ये जो मैंने highlight किया है guys, this is an amendment which you need to understand. Yes. Now what is this amendment and to whom is this applicable? Now this is applicable to a Indian citizen. अच्छा मैम यहाँ पे भी इंडियन सिटीजन है. हाँ, तो जब भी इंडियन सिटीजन का आपको रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने को आता है, यू नो रेसिडेंशियल स्टेटस डजंट डिपेंड अपॉन योर नेशनैलिटी और सिटीजनशिप. रेसिडेंशियल स्टेटस डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ डेज यू आर स्टेइंग in India in that PY. So residential status can keep on changing. I am born here, I have an Indian passport, I am an Indian national, I am an Indian citizen, right? So residential status doesn't depend upon my nationality or doesn't depend upon my citizenship. It depends upon my number of days I stay in India. So you must also understand here what is happening is Indian citizen है or you are a PIO. Okay, you are an Indian citizen or you are a PIO who comes to visit India. मैम यहाँ तक तो सेम है, इधर भी है मैम. मैम इधर भी है. हाँ ना, रुक ना जरा, रुक ना. PIO who comes टू विजिट इंडिया. तो इंडिया विजिट करने आ गए. मैम इधर भी विजिट करने आ गए. अयो, इधर भी विजिट करने आ गए. हुज इनकम, ना ये इनकम थोड़ा स्पेशली कैलकुलेट करना है. हुज इनकम
excluding the foreign income, whose income excluding foreign income. ना excluding foreign income भी कैसे करते हैं, वेट, वो भी एक तरीका है, वो भी मैं सिखाऊंगी कौन सा इनकम लेना है मैम, कौन सा नहीं लेना है. डोंट आस्क मी एनी क्वेश्चंस, वेट, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन डिटेल. सो हुज इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम एक्सीड्स 15 lakhs. ओहो मैम, अच्छा यहाँ अमेंडमेंट आ गया कि इट एक्सीड्स 15 lakhs. ओहो हो, अच्छा मैम अब क्या होगा, यहाँ पे बोल दिया इट एक्सीड्स 15 lakhs, ये पॉइंट अभी ऐड कर दिया एक्सीड्स 15 lakhs. तो फर्क क्या रहा इस एक्सेप्शन और इसमें फिर अभी फर्क क्या रहा, फिर यहाँ पे मुझे ऐड करना पड़ेगा इनकम अप टू 15 lakhs. यस, तो हियर आई विल हैव टू ऐड दैट योर इंडियन इनकम इज अप टू 15 lakhs. तो आप ओल्ड कैटेगरी में जाओगे, जिनका इनकम 15 लाख के ऊपर है उनके लिए 160 को काट डाला और उधर 120 कर दिया. ये 60 को काट डाला और उधर क्या कर दिया, उधर 15 lakhs कर दिया. ऑटोमेटिकली ये चेंज हुआ, ऑटोमेटिकली. दिस इज एन ऑटोमेटिक अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट नहीं आया है. यहां हमने एक्सेप्शन में डाला है कि ये थर्ड कैटेगरी का जो एक्सेप्शन है भाई, ये जो थर्ड कैटेगरी का एक्सेप्शन, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ऐसे इंडियन सिटीजन और पीआईओ हु आर विजिटिंग इंडिया. तो मैम वो सेकंड कैटेगरी में तो आपने लिखवाया ही है, यहाँ पे भी है ही वो इंडियन सिटीजन और पीआईओ विजिटिंग इंडिया, हाँ ना, लेकिन इधर एक एडिशनल है एंड हुज इनकम एक्सीड्स 15 lakhs. माने ये किसको एप्लीकेबल है, हुज इनकम डज नॉट एक्सीड 15 lakh, whose income is not exceeding 15 lakhs. Are you understanding that, everybody? Are you understanding this? Yes. So here income is exceeding 15 lakhs और income is not exceeding 15 lakhs. तो पहले ये नोट कर लिया क्या, तो फिर मुझे और भी आगे बताना है. ये बेसिक कंडीशन हो गई. क्या मैम इनके एडिशनल कंडीशन में कुछ चेंज है, एकदम हल्का सा थोड़ा सा पार्ट है जो मुझे बताना है, तो फटाफट आप नोट कर लीजिए. तो ये डीम्ड अमेंडमेंट आ गया ऑटोमेटिकली. इट्स अंडरस्टूड, इट्स इंप्लाइड दैट थर्ड इस कॉलम में बोला है कि अबव 15 lakhs, माने पहले वाले एक्सेप्शन में कौन अप्लाई होगा, जो बिलो 15 lakhs. दैट्स अंडरस्टूड. हाँ मैम ये कौन सा इनकम है, ये इंडियन इनकम है. ओहो हो, एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम. हाँ लेकिन एक कोई तो फॉरेन इनकम ऐड होता है, आपको पता है ना, हर रूल के कोई ना कोई एक्सेप्शन होते ही है. हाँ, इस टेबल के नीचे 2 पार्ट्स है, मुझे वो कंप्लीट करने पहले. डन. हाँ, नाउ सुनो, दिस इज एन अमेंडमेंट दैट टुक प्लेस. नाउ यहाँ पे एडिशनल कंडीशंस लाइक नॉर्मल, सो यू विल फाइंड आउट नॉर्मल एडिशनल कंडीशंस लगाओगे. You will follow the normal additional condition. Ma'am, are there any change? No. Now guys, let me tell you, basic conditions are given under section 6.1 and additional conditions are given under section 6.6. So basic conditions are given under section 6.1 and additional conditions are given under section 6.6. Okay. So basic condition 6.1 में दिए है, additional condition section 6.6 में दिए है. Now what you should also understand, ये एक्सेप्शन आया AY 21-22 से. मैम यहाँ पे एडिशनल कंडीशंस करने, यस, देयर इज नो चेंज, दैट 730 days or more in the last 7 years and you are a resident in at least 2 years out of the last 10 years and you are a resident in at least 2 years out of the last 10 years. Okay, I'm telling you, the way residential status is taught can either complicate your concept or it can simplify it for you. So when as a teacher, you know, when we even make notes, I spend a lot of time कि नहीं मुझे वो फ्लो नहीं पसंद आ रहा है. अमेंडमेंट मुझे पता है क्या है, बट आई हैव टू थिंक ऑफ अ फ्लो इन विच आई हैव टू टीच यू सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज एंड यू अंडरस्टैंड कि पहले क्या था और अब क्या है, अब चेंज किसके लिए है. तो अब चेंज जब भी आपको क्वेश्चन में इंडियन सिटीजन या पीआईओ हु इज विजिटिंग इंडिया के लिए क्वेश्चन आता है, तो आपको ये देखना है उसका इनकम 15 लाख के अंदर है तो पुराना एक्सेप्शनल लगाओगे, 15 लाख के ऊपर है तो नया वाला लगाओगे. नए वाले में हमने क्या किया, 180 को 60 को काट डाला और उधर 120 कर दिया. यस, नाउ हियर ऑल्सो यू विल अप्लाई नॉर्मल, यू विल अप्लाई द ओरिजिनल. जो भी एडिशनल कंडीशन है उसमें एक भी अमेंडमेंट है ही नहीं. अमेंडमेंट है जो वो बेसिक कंडीशन के एक्सेप्शन में, दैट्स इट. बेसिक कंडीशन में भी अदरवाइज कुछ नहीं है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, प्लीज फोकस करिए. एडिशनल कंडीशंस, यहां पे भी आप एडिशनल कंडीशन देखोगे टू डिसाइड वेदर असेसीज आर OR और टू डिसाइड वेदर असेसीज आर NOR. हियर ऑल्सो यू आर गोइंग टू डू द सेम. वही आप डिसाइड करोगे असेसी आर OR है या आप डिसाइड करोगे असेसी आर NOR है. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट यू गोइंग टू अप्लाई. हियर व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, that if a assessee satisfies, here if you satisfy second basic condition, हाँ म्हणजे ये वाला
कि फर्स्ट नहीं सेटिस्फाई कर रहे, इफ यू सेटिस्फाई ओनली सेकंड बेसिक कंडीशन, यस प्लीज अंडरस्टैंड, इफ यू सेटिस्फाई ओनली द सेकंड बेसिक कंडीशन, माने क्या, ये नया वाला अलग वाला जो नया वाला एक्सेप्शन ऐड किया, हाँ हाँ ये नया वाला क्या किया, 160 डेज को काट के 120 डेज बना दिया. सो इफ यू सेटिस्फाई ओनली द सेकंड बेसिक कंडीशन गाइज, यू सेटिस्फाई व्हाट, ओनली द second basic condition, then what will happen, you will straight away be treated as RNOR. अच्छा मैम, if I satisfy first basic condition then go to additional conditions, if you satisfy both second basic conditions then go to additional conditions. तो आपको हर बार ROR या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट डिसाइड करना है तो हर बार आपको कहाँ जाना पड़ता है, एडिशनल में. हाँ, सिर्फ ये केस में नहीं जाना पड़ेगा. व्हेन यू सेटिस्फाई डायरेक्टली ओनली द न्यू वाला सेकंड बेसिक कंडीशन, ये 120 डेज, यस यू आर नॉट सेटिस्फाइंग द फर्स्ट वन बट यू आर सेटिस्फाइंग द सेकंड वन. एंड व्हाट इज द सेकंड वन, यू आर इन इंडिया फॉर 120 डेज एंड मोर बट यू आर नॉट इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज, यस देन यू विल डायरेक्टली बी डिक्लेयर्ड एज RNOR. फिर आपको एडिशनल कंडीशन पे जंप करने की जरूरत नहीं है. हाँ, लेकिन अगर मैम मैंने फर्स्ट भी सेटिस्फाई किया, सेकंड भी किया, फिर जा नॉर्मली जो एडिशनल कंडीशन होती है वहां पे जाने का. हाँ, बट मैम मैंने सिर्फ और सिर्फ सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई किया जो अभी नया इंट्रोड्यूस किया है, हाँ वो 120 डेज वाला, ये तूने वो सेटिस्फाई किया तो डायरेक्टली RNOR बन जाएगा, डायरेक्टली यू विल बिकम एन RNOR. सो ऑन दिस क्वेश्चन, मॉड्यूल का एक क्वेश्चन है जो श्रीनाथ या ब्रेटली वाला क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिया है. तो पहले मैं वो वाला क्वेश्चन करती हूँ, लेकिन एक मिनट, इसके पहले मैं एक नोट भी दूंगी, हाउ टू कैलकुलेट दैट 15 lakhs इनकम. ओके, हाँ तो पहले ये हो गया. नाउ विल राइट हाउ टू कैलकुलेट एक सेकेंड, हाँ मैं सेटिंग्स फिर से जरा चेक करती हूँ. लिखो आप, हाउ टू कैलकुलेट द 15 lakhs इनकम. Let's write down. चलो, write down how to calculate income of 15 lakhs. How to calculate income of 15 lakhs. ए हार्ड वर्ड जास्ती मच नहीं करने का मेरे क्लास में, मुझे नहीं बोलने का लवकर चालू करा, समझा ना. तू क्या क्लास में नया है क्या, मेरा स्टूडेंट नहीं दिखता तू. हाँ चलो, हाँ मैं क्या बोल रही थी तुमको, हाउ टू कैलकुलेट, यस हाउ टू कैलकुलेट income of 15 lakhs. Write down. Should I consider Indian income? Yes. Yes. Should I consider Indian income?
यस, उसके बाद व्हाट इज देयर, शुड आई कंसिडर फॉरेन इनकम, नो, क्रॉस। लेकिन एक फॉरेन इनकम में जो कंसिडर होता है दैट इज फॉरेन इनकम, हाँ 10 बार लिखने को लगाऊंगी, पनिशमेंट दूंगी, मच नहीं करने का। Don't, which is just fun way, okay? So don't take it very seriously, just fun. Foreign income from business controlled or set up in India. फॉरेन इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल और सेटअप इन इंडिया, तो ये लेने का क्या, हाँ ये लेने का। सो शुड यू टेक दिस, यस ये लेने का। सो नोट इट डाउन। हाँ तो हर ऐसे नहीं बोल सकते एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम, कौन सा फॉरेन इनकम लेने का। अभी मैंने क्या कर दिया पता है क्या, इतने सारे जो अमेंडमेंट्स है 2-3 पेजेस को मैंने सम अप कर दिया आपके लिए। एक ही अभी अमेंडमेंट बचा है रेसिडेंशियल स्टेटस का और एक माइनर छोटा सा अमेंडमेंट बचा है, तो मैंने क्या किया जो अलग अलग अमेंडमेंट्स दिए उसको मैंने सम अप कर दिया आपको, ठीक है। चलो डन। क्या आज की तारीख में लिखते क्या, बनाते क्या फटाफट। ए लवकर सांगा, झालं की नाही लिहून, हाँ डन ना, डन। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, पहले यहां तक मैंने जो अमेंडमेंट सिखाया उसके बेसिस पे मैं क्वेश्चन करती हूँ। Of course, I hope we all understand who is a PIO, person of Indian origin. Yes. Yes. Okay. Now let us understand. ये अमेंडमेंट 4 काट डालो, अमेंडमेंट 5 भी काट डालो, नो नीड ऑफ इट। अमेंडमेंट 4 एंड 5 काट डालो, काट डालो, काट डालो। वो अलग से ऐसे पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, जस्ट काट डालो, मैंने कवर कर लिया है, डोंट वरी। क्वेश्चन 1 ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है। यस, सो मॉड्यूल हैज टेकन दिस क्वेश्चन, आई हैव टेकन दीज 2 एडिशनल क्वेश्चंस फ्रॉम सिंघानिया बुक विथ स्लाइट मॉडिफिकेशन, बट ये मॉड्यूल में क्वेश्चन दिया गया है अमेंडमेंट के ऊपर। So I will first consider that, right? So let's do that question. So which question is that? Brett Lee wala, Srinath wala. Okay, let us understand. Let's read it. Brett Lee, an Indian and Australian cricket player, visits India for 100 days. So he visits India for 100 days in every financial year. Let's at least target to finish residential status. क्योंकि बैक और इसके लिए थोड़ा सा फ्रेशनेस चाहिए टू अंडरस्टैंड दैट, राइट। एंड AMT भी कराना है। AMT में ज़्यादा चेंज नहीं है, एक छोटा सा चेंज है, लेकिन 115 बैक इज अ न्यू कंसेप्ट दैट आई हैव टू टीच यू। यस, सो Brett Lee, an Australian cricket player, visits India for 100 days. He visits India for 100 days in every financial year. This has been his practice for the past 10 financial years. Oh, A, find out the residential status, his residential status for AY 21-22. अरे PDF ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये आहे बेटा, हाँ इसका PDF दिया है। अरे ऐसा क्या करते तुम, नोट्स में नहीं है क्या, डिस्क्रिप्शन में है ना। अरे नोट्स है ना बाबा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुम लोगों को पता रहता ना, कितनी बार अपन करते हैं ऐसा। चलो चलो चलो, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड क्वेश्चन 1 Brett Lee के बारे में। हाँ तो Brett Lee, A, find out his residential status. Now Brett Lee is an Australian cricket player. Is there any change in that? No, कोई अमेंडमेंट नहीं है। जो अमेंडमेंट है या वार्निंग आना चाहिए, और एक अमेंडमेंट है, सारी अमेंडमेंट्स ना इंडियन सिटीजन के लिए है। किसके लिए? इंडियन सिटीजन के लिए। यस, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, सारी अमेंडमेंट्स किसके लिए? इंडियन सिटीजन के लिए। तो आपको लोड नहीं लेना है, जैसे Brett Lee वाला क्वेश्चन आ गया, सिंपल क्वेश्चन आ गया, इंडियन सिटीजन नहीं बोला है, तो आप जैसे क्वेश्चन करते थे वैसे ही करने, बिल्कुल जैसे आप क्वेश्चन करते थे वैसे ही करने।
Right. Now, B, would you answer change if the above facts relate to Srinath? Now, Srinath is an Indian citizen. Oh, ho, ho. Srinath is an Indian citizen who resides in Australia and represents the Indian cricket team. So, he comes to India to visit India. So, he becomes an Indian citizen who is visiting India. Now, why is he visiting India? Could be any reason. He is coming here to play a cricket game. He is a part of the Australian cricket team. That's okay. But he becomes an Indian citizen who is visiting India. Now, see what would be your answer if Srinath had visited India for 120 days instead of 100 days every year, including PY 2021. अयो यस तो पहले करेंगे ब्रेट ली का क्वेश्चन, तो वो तो नॉर्मल तरीके से ही होगा. सो ए, दिस क्वेश्चन हैज 3 पार्ट्स, ए, बी एंड सी. ए इज ब्रेट ली, नो चेंज. बी इज श्रीनाथ, इंडियन सिटीजन. इंडियन सिटीजन बोला तो कान खड़े, वार्निंग बेल वार्निंग बेल वार्निंग बेल आना चाहिए. दैट्स द वार्निंग बेल फॉर रेसिडेंशियल स्टेटस के क्वेश्चन. मोमेंट यू सी इंडियन सिटीजन, आपको ये चेंज करना पड़ेगा. राइट, सो लेट्स अंडरस्टैंड. अब मुझे थोड़ा सा, मैं नोटबुक ओपन करती हूँ, 1 मिनट. Yes, so these are amendments for May and November 21. So let's do question number 1, Brett Lee ka question. So question number 1, A part, residential status for Brett Lee. Oh God. Residential status for Brett Lee. Okay, so first facts. PY 2021 में he is a Australian citizen, right? So nothing is given. Brett Lee is a Australian cricket player, not a Indian citizen and all. So normal तरीके से करेंगे. PY 2021 में वो 100 days है, and he has always been coming every year for 100 days, right? That's what the question says, right? एक सेकंड चार्जिंग को लगाती हूँ. Yes, so every year he comes in India for 100 days, no? So last 4 years he would be, every year he is coming, na? So last 4 years he is coming for 100 days, so that is 400 days. Yeah. So normal condition, आइयो तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा गाइस? आपको नॉर्मल कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी. What is the normal condition? Yes. So what is the normal condition here? That पहला बेसिक कंडीशन क्या है? नॉर्मल. ना इसीलिए मैंने वो चार्ट बना के दिया कि जनरली बेसिक कंडीशन यही अप्लाई करना है. एक्सेप्शन कब अप्लाई करना है वो लिख के दिया. तो यहाँ पे पहले ये डिसाइड करोगे कौन सा वाला बेसिक कंडीशन अप्लाई करोगे. सो यू विल अप्लाई विच बेसिक कंडीशन? यू विल अप्लाई द बेसिक कंडीशन ऑफ 182 डेज एंड सेकंड वाला तुम कौन सा अप्लाई करोगे? 60 डेज. ओके, तो पहला तुम अप्लाई करोगे 182 डेज और सेकंड वाला कौन सा अप्लाई करोगे तुम? यस, सेकंड वाला यू विल अप्लाई दैट 182 डेज को काट के, नहीं सॉरी पहला 182 डेज का, सेकेंड 60 ऑब्लिक एंड 365 डेज वाला, तो ये हम अप्लाई करेंगे. यस, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड over here what is happening is facts are 100 days. 100 days से ज़्यादा he is here, so is he in India for more than 60 days? Yes. And 365 days or more in the last 4 years? Yes. Second basic condition satisfied, therefore Brett Lee becomes a resident. Yes, so I can straight away write down. सी गाइज प्रेजेंटेशन आप एग्जाम में बेसिक कंडीशंस वगैरह लिख सकते हो डिटेल में. हियर यू कैन जस्ट से आपने कौन सा बेसिक कंडीशन अप्लाई किया आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, क्योंकि अमेंडमेंट्स है ना. तो विच बेसिक कंडीशन आर यू अप्लाइंग? सो जस्ट राइट इट हियर इन द ब्रैकेट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. सो वी आर ट्राइंग टू अप्लाई विच बेसिक कंडीशन. द फर्स्ट वन इज 182 डेज वाला एंड सेकेंड इज 60 एंड 365. Yes, so I'll just say here second basic condition satisfied.
So what is satisfied, guys? The second basic condition is satisfied. Let me just have a look. And therefore Brett Lee will become a resident. Yes. So this is section 6(1) की basic ये वाली condition आपने apply करी. Yes. So therefore Brett Lee will be resident. Yes, so Brett Lee will be resident. बरोबर. Now once you are a resident, then I have to check whether he is a ordinary resident or not ordinary resident. Now we will say check. Additional condition में कोई amendments है क्या मैम? नहीं, there are no amendments in additional conditions. So check. Check additional conditions under section 6(6). So what are those additional conditions under section 6(6)? First you tell me last 7 years. हर साल वो last 10 साल में से 100 days आ ही रहा है. So last 7 years he is in India for how many days? 700 days. 7 into 100. Every year वो कितने दिन आ रहा है? 7 years into 100 days, so that is 700 days. Yes, so he is in India for 700 days. बिल्कुल सही आ रहा है, करेक्ट. सो ही इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस 730 days और मोर होना चाहिए, यही सेटिस्फाई नहीं किया. दूसरा कर भी लेते तो फर्क नहीं पड़ता, ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनने ही नहीं वाला है. टू बिकम अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट आई हैव टू सेटिस्फाई बोथ एडिशनल कंडीशन. यस, सो हियर Brett Lee will be RNOR. Brett Lee will be RNOR. He is not satisfying the first additional condition. First is 730 days or more. मैम सेकंड क्यों नहीं चेक किया? हाँ, अभी सेकंड चेक करते हैं and he would have become a resident in 2 years out of last 10 years, तो भी फर्क नहीं पड़ता. क्यों फर्क नहीं पड़ता? Because to become a ordinary resident you have to satisfy both. Yes. तो A वाला पार्ट हो गया, ये नॉर्मल है, इसमें कोई चेंज नहीं है. इसमें कोई अमेंडमेंट है क्या गाइज? नो, दिस इज द नॉर्मल थिंग दैट यू डू. Let's do B. B is for whom? Srinath. B में क्या बोला है? B में क्या बोला है? B में बोला है would your answer change if the facts above facts relate to Srinath, an Indian citizen. So now B, Srinath is an Indian citizen. Is he coming to visit India? अच्छा मैम, इंडियन सिटीजन कमिंग टू विजिट इंडिया, हाँ एक्सेप्शन आ रहा है, एक्सेप्शन आ रहा है. ओ हो मैम, एक्सेप्शन लगेगा. हाँ, एक्सेप्शन अप्लाई करेगा. तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मैंने जो आपसे लिखवा के लिया था यहाँ पे, तो मैंने आपसे लिखवा के लिया था यहाँ पे, मैंने पूरा बेसिक कंडीशन आपसे लिखवा के लिया ना. ये देखो, ये यस यस यस, देखो यहाँ पे. मैम कौन सा वाला अप्लाई करेंगे? वही तो चूज करना है अभी अपने को, कौन सा वाला अप्लाई करेंगे. आपने KYN करो, आप भी आपकी नोटबुक ओपन रखो, बिल्कुल नोटबुक ओपन रखो. नोटबुक ओपन करके आपको चेक करना है. नाउ व्हाट इज द नोटबुक दैट यू हैव टू कीप इट ओपन एंड चेक. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन योर नोटबुक, व्हाट यू हैव टू चेक. यस मैम, यहाँ पे इंडियन सिटीजन का विजिटिंग इंडिया है, यहाँ पे भी इंडियन सिटीजन विजिटिंग इंडिया है. बट मैम उसका इनकम क्या है? 15 लाख के नीचे है क्या 15 लाख के ऊपर है? दोनों केसेस में सॉल्व करो. मॉड्यूल हैज आल्सो डन इट दैट वे. सो सॉल्व इट. इफ इट वाज बिलो 15 lakhs then you will apply this basic condition. If it is above 15 lakhs then you will apply this basic conditions. Yes students, रेसिडेंशियल स्टेटस का ऐसा अमेंडमेंट है कि कॉन्सेप्ट ही नया आया है. सी बाकी केस में कैसे अमेंडमेंट्स है, रेसिडेंशियल स्टेटस में there's a new concept. So now when there's a new concept, watch this lecture again. Don't expect कि एक ही इसमें आपका हो जाएगा. फिर से ये लेक्चर यूट्यूब पे रहेगा, आप फिर से देख लीजिए तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा. राइट, सो योर कॉन्सेप्ट विल गेट क्लियर्ड. सो ही कमिंग टू विजिट इंडिया. सो यहाँ पे 2 सिचुएशंस. अज्यूम इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम,
exceeds 15 lakhs, and here is नहीं, up to 15 lakhs करते पहले, up to 15 lakhs, and here we'll say it is exceeds 15 lakhs. Yeah, so here I'll say it exceeds 15 lakhs, correct. तो आप कौन सा बेसिक कंडीशन अप्लाई करोगे वो भी इंपॉर्टेंट है, राइट. नाउ हियर आई विल अप्लाई व्हाट बेसिक कंडीशन. यहाँ पे मेरा बेसिक कंडीशन होगा 182 डेज का, और सेकंड एक्सेप्शनल कंडीशन लगेगा. सेकंड में हम क्या करते हैं 60 एंड 365, बरोबर ना. बट 60 को काट डालने का, हाँ, और उधर क्या करने का 182. और यहाँ पे कौन सा बेसिक कंडीशन अप्लाई होता है. हाँ, इट्स वेरी इजी. आपको धीरे धीरे विद प्रैक्टिस आएगा ना. तो आप एक बार और लेक्चर कल देख लो जैसे मैं बोल रही हूँ. So basic condition 182 days. Guys, you must share this lecture with maximum students. Video will remain, don't worry. 60 and 365. इधर 60 को काट डालने का और 120 करने का. Yes. Now let us see. Okay. Here PY में कितने दिनों के लिए है. Same conditions are same. 100 days only is coming. So 2021 में he came in India for 100 days. And last 4 years 400 days. So are you satisfying any of the condition? One, are you satisfying first basic condition? Nah. Are you satisfying second basic condition? Nah. I'm not satisfying the first basic condition nor the second basic condition. Then what will become? Assessee will become an NR. None of the basic conditions satisfied. ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है. None of the basic conditions satisfied. Therefore, NR. Correct? डन है क्या. आइयो डन है क्या. नाउ इफ इट एक्सीड्स 15 lakhs हमें कौन सा बेसिक कंडीशन अप्लाई करना है. 182 डेज वाला, और सेकंड में 60 को काट डाल के 120 करने का, एंड 365 है. तो यहाँ पे देखो, हाँ, आप PY में कितने डेज है 2021 में. अयो 100 डेज. मैम क्या फ़र्क पड़ता है, सब जगह स्टेटस वही आने वाला है. अरे स्टेटस से फ़र्क नहीं पड़ता है, एग्जामिनर मार्क्स चाहिए ना. एग्जामिनर को बताना चाहिए अमेंडमेंट्स आते हैं हमको, और मॉड्यूल में ऐसा ही सॉल्व किया है. बट मॉड्यूल का आंसर देखोगे छोटा 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 खत्म हो गया. अपना कंक्लूजन और मॉड्यूल का कंक्लूजन सेम आएगा, हाँ, लेकिन द वे दे हैव सॉल्व वो एकदम ये कर दिया है. हाँ चलो अभी ध्यान दो. एंड लास्ट 4 years 400 days. None of the basic conditions satisfied. None of the basic conditions satisfied. None of the basic conditions satisfied. Therefore NR. मैम क्या फर्क पड़ा. आई नो फर्क नहीं, बाय चांस हो गया ना, दोनों जगह एनआर आ गया, फर्क नहीं पड़ा उससे नहीं है, कॉन्सेप्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए. हाँ, ये सिचुएशन बी किया, अब सिचुएशन सी भी है. चलो सिचुएशन बी करो फिर सी करेंगे. डन है क्या. सिचुएशन सी, आर यू ऑल डन विथ सिचुएशन बी. सो आई विल सॉल्व सी. Yes, C says what would be your answer if Srinath had visited India for 120 days instead of 100 days every year including PY 2021. Okay, so situation C. Ready?
सी, जाने दो. You don't have to focus on who's disliking. I don't even see how many likes, how many dislikes. I am solving it for my students. I am solving it for you. बस आई एम कंसर्न कि आपका काम अच्छा हो जाए, आपको अमेंडमेंट समझ में आ जाए और आप एग्जाम में अच्छा करें. दैट्स ऑल दैट आई एम इंटरेस्टेड इन. चलो, forget what others say. Don't bother about it. What would be your answer if Srinath has visited for 120 days instead of 100 days? Okay, so फिर से श्रीनाथ है. Srinath is Indian citizen. Srinath, you are Indian citizen who visits India. और तेरे फैक्ट्स वही रहेंगे. PY 2021 में you are there for 120 days and last 4 years. हाँ, मैं GST का भी लूँगी बाबा. I'll take 120 into 4, 480 ना, 480 days. ये फैक्ट्स कॉमन है. अभी दो सिचुएशंस. हिज इनकम एक्सीड्स 50 lakhs. हिज इनकम अदर देन फॉरेन इनकम. हिज इनकम अदर देन फॉरेन इनकम. नहीं, अभी भी चेंज होगा. 120 डेज और मोर रहता है हमेशा. अदर देन फॉरेन इनकम इज अप टू 15 lakhs. And it is above 15 lakhs. नाउ कौन सा बेसिक कंडीशन अप्लाई करेंगे वो डिसाइड करो. लिखो फिर से. हाँ, यहाँ पे बेसिक कंडीशन कौन सा है? 182 डेज और मोर. सेकेंड 60 डेज और मोर एंड 365 डेज और मोर. तो ये काट डालो, इधर 182 होएगा. यहाँ पे कौन सा बेसिक कंडीशन अप्लाई होगा? सब खत्म नहीं होने वाला है, काफी टाइम लग रहा है. नहीं, यस, यहाँ पे 182 डेज. सेकेंड 60 डेज को काट डालो, 120 हो जाएगा एंड 365 विल रिमेन 365. हियर नन ऑफ द बेसिक कंडीशन. यहाँ पे 120 और 480 है. कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है? कोई भी नहीं. 182 नहीं हो रहा है. देखो कैसे हो रहा है. हमने इसको 120 रिड्यूस करके आपको रेसिडेंट बनाने के चांसेस है. और आप अगर रेसिडेंट बनते हो तो आपको इंडिया में टैक्स ज्यादा देना पड़ता है. हाँ, ऐसा होता है. Now wait, none of the basic condition satisfy. यहाँ पे 120 वाला है, यहाँ 182 है, ये भी satisfy नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा. So none of the basic condition satisfied. None of the basic conditions satisfied, right? So is any of the basic conditions satisfied? No, none of the basic conditions satisfied. Therefore, he would be an NR. But यहाँ पे second basic condition is satisfied. 120 days or more. हाँ, please don't forget it is 120 days or more. Original कैसा है? 182 days or more. 60 days or more. So 60 की जगह पे 122 days or more. तो यहाँ पे assessee will become a resident. हाँ, but first you write down he satisfies second basic condition. तो assessee क्या satisfy कर रहा है? Second basic condition, बरोबर. So assessee is satisfying what? He is satisfying second basic condition. Yeah, he is not satisfying first. He satisfies only second basic condition. Directly I can say RNOR. Yes. So when you satisfy directly only second basic condition, directly you will become an RNOR. Yes, you will become an RNOR. Are you getting it, guys? या ऐसा ये मॉड्यूल का क्वेश्चन सॉल्व करवाया है मैंने. 3 पार्ट्स में करवाया है, A, B एंड C. और आपकी सारी कंसेप्ट जो मैंने सिखाई थी एग्जैक्टली उसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन करवाया है.
Is that clear? Is everybody okay with this? Great. I'm glad that you are understanding it. Lovely. मैंने बोला ना ये लेक्चर फिर से देखना पड़ेगा आपको, एक बार देखना पड़ेगा। ये मैं रिवाइज नहीं, अभी फिर से यही बोलूँगी, सेम कराया मैंने, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार रिवाइज कराया है। यस, सो दिस वाज ऑन दिस कॉन्सेप्ट, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड, राइट? यस, तो आई थिंक गाइज मैं अभी आगे नहीं लूँगी। आई एम फीलिंग अ लिटिल टायर्ड बिकॉज आज मॉर्निंग भी मेरा एक सेशन हुआ है, दोपहर को भी एक रिकॉर्डिंग हुआ है। सो आई विल स्टॉप हियर बट आई विल कंटिन्यू टुमारो। सो मैं आपको कल के लेक्चर का टाइम कम्युनिकेट कर दूंगी। तो आई थिंक सेम टाइम साउंड्स गुड इनफ फॉर मी. So around 5:30 is good enough for me. I should be able to take it up there. So I hope कल के इसमें at least ये amendments खत्म हो जाए. So we'll treat this as part 1 of the amendments and we'll do part 2 tomorrow. So आप एक बार फिर से amendment का lecture देख लीजिए, वो YouTube पे ही रहेगा. Go through this lecture and I will continue the remaining part tomorrow. Okay? So कल हम solve करेंगे. तो कल क्या क्या होगा इसमें, यस TDS है वगैरह वगैरह है, या लेट्स होप रेसिडेंशियल ही थोड़ा सा लंबा और TDS पार्ट है, तो वंस दैट इज डन, और आई डोंट नो अगर कल भी नहीं हुआ तो परसों भी ले लूँगी, ऐसा कुछ ये नहीं है। सो हम जितना हो सकता है ट्राई करेंगे, लेकिन अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सो आई विल सी यू गाइज टुमारो। कल का मैं लेक्चर का टाइमिंग्स आपको कम्युनिकेट करा ही दूंगी, आपको पता चल ही जाएगा। yes, so goodbye dear students and thank you so much, right? yes, so I hope you like the lecture. Yes, I very much enjoyed teaching you. Yes, I very much enjoyed teaching you. I hope you study very, very hard and do well, whatever be your situations in life. Always learn to not give up. Always fight, face, accept what it is and give your best always. Okay. Thank you dear students and goodbye.